हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी। मैं नितेश कुमार साहनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम चूंकि हम जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अभी तक 2 स्लाइड हो गई है या 2 लेक्चर हो गए। आज हम तीसरे लेक्चर पे बात करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वी विल टीच अबाउट सम कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारे मिसकंसेप्शन रहते हैं कि कब सीड बना, कौन से सीड को F1 बोलेंगे, कौन से प्लांट को F1 बोलेंगे, F1 प्लांट पे कौन सा सीड होता है या F2 प्लांट पे कौन सा सीड होता है। ये जनरली मिसकंसेप्शन होता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लगता है कि उनको सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो क्या हो जाता है, या अगर पूछ दिया जाएगा तो उस पर क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली गलत होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप अटेंटिव हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा भी अटेंटिवनेस आपका हटा तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो आइए हम जानते हैं कुछ कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो कॉन्सेप्ट मेनली हम बात किसके बारे में करेंगे, हम बात करेंगे F1 सीड्स, F1 प्लांट्स और पेरेंट प्लांट। ठीक है, उसके बाद F2 सीड और F1 प्लांट्स। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या होता है F1 प्लांट्स या ईस्टर। ठीक है, तो कैरेक्टर कंसीडर्ड इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टेम लेंथ। जो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में भी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो होता है जिसमें 2 वेराइटीज के बीच में क्या करा जाता है, क्रॉसिंग कराई जाती है। ठीक है, 2 वेराइटी क्या होती है, प्योर लाइन वेराइटी होती है। तो प्योर लाइन वेराइटी क्या होती है उसके बारे में मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। प्योर लाइन वेराइटी वो होती है जो क्या होता है, प्लांट 2 ऐसे प्लांट, फॉर एग्जाम्पल मटर का प्लांट जो गार्डन पी है, तो गार्डन पी के 2 ऐसे प्लांट होंगे जो क्या होंगे, सभी कैरेक्टर में क्या होंगे, एक जैसे होंगे, सिर्फ और सिर्फ उनमें एक कैरेक्टर होगा जो अलग होगा। जैसे मान लीजिए मेंडल ने 7 कैरेक्टर दिए थे, तो 7 कैरेक्टर में आपका हो गया आपका स्टेम लेंथ, फ्लावर कलर, फिर आपके बाद हो गया फ्लावर पोजीशन, फिर उसके बाद सीड शेप, सीड साइज, फिर उसके बाद हो गया पॉड कलर, पॉड शेप। तो मान लीजिए हम जैसे ले लीजिए 6 कलर, ऊपर से कोई 6 कलर ले लिए, ठीक है, सॉरी 6 कैरेक्टर ले लिए, वो क्या होंगे, 6 कैरेक्टर सभी एक जैसे होंगे। जैसे मान लीजिए अगर स्टेम लेंथ है तो सभी क्या होंगे, सभी के स्टेम लेंथ या तो टॉल होंगे या तो सभी डॉर्फ होंगे। मतलब पहला पेरेंट जो है, एक पेरेंट है उसमें भी सभी के स्टेम टॉल हैं, तो दूसरे पेरेंट का भी स्टेम टॉल ही होगा। फिर दूसरा कैरेक्टर पे आ जाइए, मान लीजिए आपका क्या है, फ्लावर कलर। तो फ्लावर कलर मान लीजिए क्या है, सिर्फ फ्लावर कलर ही अलग है। तो मान लीजिए एक पेरेंट में फ्लावर कलर मेल में क्या है, वॉयलेट है, दूसरे में क्या है, व्हाइट है। ऊपर आपने देखा स्टेम लेंथ क्या था, सेम टॉल इधर भी था, टॉल इधर भी था। उसके बाद आप नेक्स्ट आइए सीड शेप पे। तो सीड शेप अगर राउंड इसका है, इस प्लांट का मेल का, तो फीमेल का भी क्या होना चाहिए, राउंड ही होना चाहिए। उसके बाद आप क्या होगा, सीड कलर पे आइए, तो सीड इसका येलो है, तो दूसरे पेरेंट का भी सीड क्या होना चाहिए, येलो है। इसी तरह अदर कैरेक्टर में भी जो मेल पेरेंट का कैरेक्टर होगा वही क्या होगा, फीमेल का। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, 7 कैरेक्टर में सिर्फ एक कैरेक्टर ऐसा होगा जो क्या होगा, दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। यहां पे हम क्या ले रहे हैं, वो कैरेक्टर प्लांट की हाइट। बाकी 6 के 6 कैरेक्टर जो मेल प्लांट का होगा वही फीमेल का होगा। ठीक है, तो ऐसे जो 2 प्लांट बने तो उनको बोलेंगे 2 वेराइटी या 2 वेराइटीज, राइट। तो 2 वेराइटीज के बारे में इस तरह के 2 वेराइटीज के बीच में अगर हम क्रॉसिंग कराते हैं तो इसको बोलते हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसीडर करते हुए, तो इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्यों बोले, क्योंकि हमने सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके और 2 अलग अलग वेराइटी के बीच में क्या कराया, रिप्रोडक्शन कराया। तो चूंकि 2 अलग वेराइटी हैं इसलिए उनके क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और चूंकि हमने सिर्फ एक जीन उसमें लिया हुआ, कंसीडर किया हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो। तो क्या हो गया, एक तो हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं प्लस जीन कितना है, 1, तो इसलिए इसका नाम होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट। आइए देखते हैं हमने क्या लिया, पेरेंट क्या ले लिया आपका, पी ले लिया। पेरेंट हमने लिया पी, पेरेंट को डिनोट करेंगे पी, हमने पिछले क्लासेस में बताए हैं। तो वो पेरेंट क्या है, बाकी 6 कैरेक्टर इसके भी सेम है, इसके भी सेम है, एक कैरेक्टर जो अलग है क्योंकि अलग अलग वेराइटी है, तो वो क्या है, ये टॉल है और ये क्या है, ड्वार्फ है। ठीक है, हम यहां ड्वार्फ लिखना भूल गए, चलिए ड्वार्फ लिख देता हूं मैं, ये ड्वार्फ प्लांट है, राइट। फिर उसके देखिए जब हम इसका रिप्रोडक्शन कराएंगे तो पहले क्या बनेगा आपका, रिप्रोडक्शन करने से पहले क्या बनता है, गैमिट्स बनते हैं। गैमिट्स किस प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, हम वो 2n वाले ऑर्गेनिज्म में जिसमें डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसमें क्या होता है गैमेट बनने के लिए, उसमें गैमेट बनने के लिए क्या प्रोसेस होता है, मियोसिस, राइट। तो यहां मियोसिस हुआ तो 2 गैमेट बने, एक ये वाला क्रोमोसोम जो है एक गैमेट में चला जाएगा, दूसरा वाला क्रोमोसोम है दूसरे गैमेट में जाएगा, राइट।
इसी तरह इसका भी होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें चला जाएगा गैमिट, ये वाला क्रोमोसोम किस में चला जाएगा, दूसरे वाले गैमिट में। अब इसके द्वारा संभावित कितने तरह के जीनोटाइप संभव हैं, तो क्या करिए, क्रॉस कैसे कराएंगे, पहले इसको कंसीडर करेंगे। ये होगा, इससे क्रॉस करेगा, यानी ये पॉलन है तो ये क्या है, एग माना जाएगा, राइट, क्योंकि मेल पे क्या होगा, पॉलन आएगा, फीमेल पे क्या बनेगा, एग बनेगा। तो ये पॉलन जिसमें टी क्रोमोसोम है, किस वाले एग से मिलेगा, स्मॉल टी वाले से, तो बनाइए। फिर इसको लिया, इस वाले से फर्टिलाइज करेगा तो बनेगा ये, फिर ये वाला आया, इससे फर्टिलाइज करेगा तो बनेगा ये, फिर ये वाला इससे फर्टिलाइज करेगा तो बनेगा ये। तो इसमें हम देख रहे हैं सभी में क्या है, एक कैपिटल और एक स्मॉल जीन है। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन। जबकि जब दोनों सेम तरह के एलील हो तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस कंडीशन। ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है। ये होमोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस ड्वार्फ है। ये क्या है, टॉल तो सभी है, लेकिन क्या है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है, राइट। तो ये आपका हेट्रोजाइगस हो गया। अब आते हैं जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था उसके बारे में। अब ये देख रहे हैं कि मान लीजिए प्लांट, तो ये वाला प्लांट मान लीजिए ये है, सॉरी फीमेल वाली प्लांट ये है, तो फीमेल के पास क्या हुआ, ये फ्लावर्स लगे हैं, ठीक है। तो यहां से पॉलन गया और किस पे चला गया, इसके ऊपर आया, फिर इसके ऊपर भी आया, राइट। तो पॉलन हुआ, तो ये बताइए फर्टिलाइज कौन हो रहा है, प्लांट फर्टिलाइज हो रहा है या फिर उस प्लांट का एग फर्टिलाइज हो रहा है। तो डेफिनेटली सी बात है कि प्लांट यहां फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, फर्टिलाइज कौन हो रहा है, एग हो रहा है। क्यों, क्योंकि अगर प्लांट फर्टिलाइज होता तो इसका मतलब यह हो जाता ये वाला क्रोमोसोम किसके अंदर आ जाता, प्लांट के अंदर। लेकिन अब जब प्लांट की एनालिसिस करेंगे, उसका क्रोमोसोम या डीएनए बाहर निकाल के चेक करेंगे, तो ये वाला प्लांट में कहीं भी नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ एक जगह दिखेगा, वो इसके एग में दिखेगा। वो एग क्या होगा, आगे चल के सीड बना लेगा, तो वो किस में आ जाएगा, सीड में, इवन कि उसके ओवरी में भी नहीं जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, तो ये क्या हुआ। तो अब देखिए, ये जो आपका F1 प्रोजेनी आई, तो F1 प्रोजेनी सबसे पहले किस फॉर्म में आई, आपको पता होना चाहिए। तो F1 प्रोजेनी सबसे पहले किस फॉर्म में आई, किस फॉर्म में आई, सीड के फॉर्म में आई। यानी जो F1 प्रोजेनी आई, आपका सबसे पहले क्या बना, सीड बना, न कि प्लांट बना। बहुत लोग सोचते होंगे कि क्रॉस करा दिया तो वो क्या गया, पहले सबसे पहले जो प्लांट बना वो F1 बन गया और फिर उसके F1 के ऊपर सीड आया, वो क्या हो जाएगा, F1 सीड। जबकि बिल्कुल रॉन्ग ये कंसेप्शन है, राइट। सबसे पहले बनेगा आपका सीड। सीड किसके कारण बनना है, फर्टिलाइजेशन के कारण। यानी सबसे पहले जो प्रोड्यूस होगा F1 सीड होगा। और F1 सीड किसके ऊपर बनेगा, इस वाले प्लांट के ऊपर। ये प्लांट क्या है, पेरेंट है। ये क्या है, पेरेंट, जिसको आपने क्रॉसिंग में लिया था, राइट। और कौन सा पेरेंट है, फीमेल पेरेंट है। तो फीमेल पेरेंट के ऊपर कौन सा सीड बना, F1 सीड। अब क्या करेंगे, इस सीड को हम कलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, शोइंग करेंगे प्लॉट में। शोइंग करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो प्लांट ग्रो करेगा किससे बन रहा है, किससे बन रहा है वो प्लांट, इस पेरेंट से लिए गया सीड से। और आपको मालूम है इस पेरेंट के ऊपर सीड जो बना है वो कौन सा सीड है, F1 सीड है। तो F1 सीड अगर जर्मिनेट कर रहा है तो उसमें कहीं फर्टिलाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो चूंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो जो F1 में सीड में जो भी क्रोमोसोम या कैरेक्टर है वही किस में आएंगे, उसके प्लांट में आएंगे, सीधी सी बात। तो F1 जो आपका सीड ग्रो किया हमने, तो देखिए क्या लिया, F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी मतलब सीड। तो क्या हुआ, प्लांट इज पेरेंट, ठीक है। किसके ऊपर लगा हुआ है, ये जो F1 प्रोजेनी किसके ऊपर लगा है, पेरेंट के ऊपर। ये पेरेंट कौन है आपका, फीमेल, ठीक है। इसके ऊपर जो सीड मिल रहा है वो क्या है, पेरेंट पे F1। तो सीड्स ऑन पेरेंट आर F1, ठीक है। अब इस सीड को हम बोएंगे तो क्या होगा, F1 सीड गिव्स F1 प्लांट्स, राइट। समझ गए आप लोग। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्या होगा, कमेंट में नीचे आप बताएंगे तो मैं उसको आपको फिर से एक बार डिस्कस कर दूंगा, राइट। अब आते हैं उसके सेल्फिंग के। यहां पे देखिए, हमारा ये नहीं मतलब था कि टॉल आया कि ड्वार्फ आया, क्या आया, हमें उससे मतलब नहीं था। हम सिर्फ आपको क्या बताना चाह रहे थे, यहां पे F1 सीड क्या होते हैं, F1 प्लांट्स क्या होते हैं, F1 सीड कब आता है, F1 प्लांट कब आता है, किसके ऊपर कौन सा सीड आता है, किसके ऊपर कौन सा प्लांट आता है, राइट। ये चीज आप लोगों को यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर आइए हम देखते हैं सेल्फिंग। ये जो आपको प्रोजेनी मिली है F1 में, तो इसकी सेल्फिंग कब करेंगे। सेल्फिंग तो आप प्लांट के बीच में ही करेंगे, डेफिनेटली सीड्स के बारे में तो कर नहीं पाएंगे। तो सेल्फिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां जो F1 सीड बने हैं उसको ग्रो किया तो क्या बन गया, F1 प्लांट्स बन गया। अब ये F1 प्लांट्स मैच्योर होंगे, फिर फ्लावर्स निकलेंगे। तो वो सारे फ्लावर्स क्या होंगे, F1 प्रोजेनी के रहेंगे, क्योंकि सीड क्या था, F1 था। तो आपका F1 प्रोजेनी के प्लांट्स हो गए। अब वो क्या करेंगे, उसमें
इमेस्कुलेशन कर देंगे तो मेल हट गया, एक में फीमेल पार्ट हटा देंगे, जिसको आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बता चुका मैं। तो आप देखेंगे क्या हुआ, ग्रो किया, F1 प्लांट आ गया। अब F1 प्लांट में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, किसके बीच में, फ्लावर के एग में, और दूसरे मेल प्लांट के क्या होगा आपका, पॉलन ग्रेन रहेगा। तो वहां जो यही प्रोसेस होगा तो क्या हो जाएगा, वहां F1 प्लांट के ऊपर जो सीड बनेगा फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप, तो वो कौन सा बनेगा, F2 सीड बनेगा। यानी प्लांट तो है आपका F1, लेकिन उसके फ्लावर जब हुए फर्टिलाइज किए पॉलन और एग, तो F1 प्लांट के ऊपर बना F2 सीड। तो आपकी जो प्रोजेनी आई F1 प्लांट के ऊपर वो क्या आई, F2 सीड आई सबसे पहले, राइट। तो वही यहां पे दिख रहा है, F2 प्रोजेनी में क्या है, पेरेंट क्या है इस समय, जिनको हम माता पिता लिए हैं, क्या है, सेल्फिंग किसके बीच में कराया, F1 प्लांट्स के बीच में, तो पेरेंट क्या हो जाएंगे, F1 प्लांट्स, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, सीड्स ऑन F1 प्लांट्स आर F2 सीड्स, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चूंकि F2 सीड हो गया तो F2 सीड गिव्स F2 प्लांट्स। अगर हम F2 सीड को, जो किसके ऊपर है, F1 प्लांट्स के ऊपर है, अगर उठा के जमीन में ग्रो कर देंगे तो हमारा जो प्रोजेनी आएगी वो क्या हो जाएगा, F2 प्लांट्स। चलिए एक बार इसको सिंपल फिर से बताते हैं। क्या हुआ, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया। मोनोहाइब्रिड कब बोला, चूंकि दोनों अलग अलग वेराइटी थे, तो उसमें सारे कैरेक्टर 6 थे, दोनों प्लांट्स में सेम होने चाहिए। और क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, दोनों में अलग होना चाहिए। वहां हमने कैरेक्टर यहां पे क्या लिया है, प्लांट की हाइट। तो एक प्लांट की वेराइटी है जिसमें क्या है, कैपिटल मतलब टॉल है, उसमें जीन क्या है, होमोजाइगस, ये डोमिनेंट वाला टॉल वाला है। दूसरे में क्या है, होमोजाइगस स्मॉल टी यानी डार्क वाला है जीन, ठीक है। इसके बीच हम क्रॉस कराएं, तो चूंकि क्रॉस होगा पॉलन और एग के बीच में, तो ये कहां पे, इसमें क्या होगा आपका, यहां पॉलन जाएगा इस पे, फीमेल पे, एग में जाएगा, तो वहां जो सीड बनेगा वो सीड क्या होगा, F1 होगा। प्लांट क्या है, पेरेंट है, उसके ऊपर सीड बना F1, ठीक है। तो F1 सीड ग्रो करेंगे तो उससे बनेगा F1 प्लांट। अब F1 प्लांट के बीच में क्रॉस करेंगे या सेल्फिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, F1 प्लांट के फ्लावर में वो होगा फर्टिलाइजेशन, तो हुआ फर्टिलाइजेशन, तो उससे क्या बना, F2 सीड। तो ये मतलब है कि जो सीड बनेगा पहले बनेगा, और जो उस सीड प्रोजेनी का प्लांट बनेगा वो उस सीड को बोने के बाद बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम बाकी आगे के आपको मोनोहाइब्रिड या डाईहाइब्रिड प्रोसेस है उसको देखेंगे। चलिए आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि क्या है, आप खड़े रहते हैं तो हम इसको स्नैपशॉट नहीं ले पाते हैं, तो स्नैपशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास पे आते हैं। अभी हम लोग पिछली स्लाइड में आपको बारे में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता रहे थे, ठीक है। तो अब आते हैं हम सीधे मेंडल के जो वर्क पे, ठीक है। तो फिर मेंडल का वर्क है, तो मेंडल ने चूंकि उस समय अपना पेपर पब्लिश किया था 1865 में, और उनका पेपर क्या है, अदर कंट्री में गई थी, यूएस में, और आपका यूरोप में गया था, और भी कंट्रीज में गई होंगी। लेकिन उस समय उनके जो वर्क था उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला। रिकॉग्निशन नहीं मिला, उसके पीछे कई कारण थे। देखिए, एक तो उस समय क्या था, इन्होंने जो अपना पेपर पब्लिश किया था बहुत इलेबोरेटेड था, कि मतलब बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकल डाटा था और ये सब चीजें थी, कॉम्प्लेक्सिटी थी, तो इसलिए लोगों ने उसके बारे में ध्यान ज्यादा नहीं दिया। प्लस क्या था कि उस समय डार्विन भी उसी समय वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दे दिया था। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दे दिया था, तो मैक्सिमम जितने बायोलॉजिकल साइंस है या नेचुरल साइंसेस पे जो वर्क कर रहे थे साइंटिस्ट, उनका ध्यान सडनली किधर की तरफ चला गया, अपने चार्ल्स डार्विन की तरफ चला गया। अब चूंकि चार्ल्स डार्विन की तरफ चला गया तो इनका क्या हो गया, वर्क उसके अंदर, उनके जो वर्क था उसके अंदर दब गया, ठीक है। तो इसके कारण भी इसके ऊपर वो नहीं मिला। और भी रीजन क्या था कि जो इन्होंने फैक्टर का नाम लिया था, जो मेंडल साहब ने बोला था कि कुछ स्टेबल चीजें हैं, स्टेबल कैरेक्टर है, जो क्या होता है, वन प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में जा रहा है, इन स्टेबल कैरेक्टर को ले जाने वाला कोई ना कोई चीज है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया था, फैक्टर। तो इन्होंने फैक्टर का कोई भी प्रूफ नहीं दिया था कि ये फैक्टर होते क्या हैं, कहां पर रहते हैं, कहां नहीं रहते हैं, इनका एग्जिस्टेंस कैसे मालूम चलेगा। तो चूंकि साइंस उस समय बहुत ज्यादा एडवांस नहीं थी, तो इनके बहुत जाने के बहुत बाद क्या होता है, जीन की डिस्कवरी हुई है या जीन टर्म दिया गया है, तो उस समय बहुत पीछे थे। मतलब मेंडल क्या है, तो उस समय वर्क तो इन्होंने जो किया था, समझ लीजिए कि अपने से 20 साल 30 साल आगे का कर दिया था, जो जिसके कारण क्या हुआ, इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला था, ठीक है। तो
आइए देखते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ, क्योंकि उस समय इनका लॉ को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिला या कुछ भी नहीं मिला, तो क्या हुआ बाद में, क्या ऐसा क्या होगा कि इनके वर्क को इंपॉर्टेंस मिल गया, तो क्या हुआ कुछ साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट थे जो अलग अलग अपनी अपनी कंट्री में क्या कर रहे थे, सेम इसी पे काम कर रहे थे जो कि मेंडल ने किया था। क्या कर रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन ऑन पी प्लांट या फिर किसी अदर प्लांट पे भी कर रहे होंगे, जिनमें क्या होगा, जीन का पासिंग या इनहेरिटेंस क्या होगा, लगभग सेम रहा होगा। तो क्या थे उनमें 3 साइंटिस्ट थे। पहले साइंटिस्ट कौन थे आपके, ह्यूगो डिब्रीज। ह्यूगो डिब्रीज थे जो कहां से बिलोंग करते थे, ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। ह्यूगो डिब्रीज ने ही आपका क्या दिया था, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिया था, और प्लांट का नाम मुझे अभी नहीं आ रहा है, आप लोग अगर आप लोग देखेंगे तो उसको कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो ह्यूगो डिब्रीज ने थे, और दूसरे क्या थे, ह्यूगो डिब्रीज के बाद आप थे कार्ल कोरेंस। ये कहां से बिलोंग करते थे, नीदरलैंड। नीदरलैंड को हम पहले क्या बोलते थे, हॉलैंड बोलते थे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या साइंटिस्ट थे, ईवी शेरमार्क। ये कहां से बिलोंग करते थे, ऑस्ट्रिया, जहां से मेंडल बिलोंग करते थे, ये भी कहां से बिलोंग करते थे, वहीं सेम वहीं से। तो क्या कर रहे थे, सेम अपना अपना रिसर्च कर रहे थे, और इन्होंने भी एग्जैक्टली सेम वही चीजें पाई जो क्या थे, मेंडल ने इनसे बहुत पहले पा गए थे। कब पाया था उन्होंने, 1865 में, और जस्ट 35 इयर्स आफ्टर क्या इंडिपेंडेंटली क्या रीडिस्कवर मेंडल्स फाइंडिंग। कब किया था इन्होंने, 1900 एडी में किया था, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि ऐसा, तब जाके इन्होंने क्या किया, मेंडल के पेपर को क्या किया, रिट्रीव किया, मतलब लाइब्रेरी में गए होंगे या जहां से भी उन्होंने एक्सेस कर सकते होंगे, वहां से उन्होंने उसको एक्सेस किया और लाया और पढ़ा। फिर उन्होंने देखा कि यार ये चीजें जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये तो मेंडल हमसे 30-35 साल पहले दे चुके हैं, ठीक है। तब जाके मेंडल की डिस्कवरी के बारे में बहुत ज्यादा हाइप हुआ, और पूरे वर्ल्ड में तब जाके हाहाकार मचा, और फिर इनकी डिस्कवरी की जाने लगी। तो इनके जो भी मेंडल के फाइंडिंग थे, इन्होंने, मेंडल ने कोई रूल नहीं बताया था, बस ये बताया था कि जीन इस तरह पास करते हैं, ये जीन ये रेशियो देते हैं, ये जीन ये रेशियो देते हैं, ये डोमिनेंट कैरेक्टर, इस चीजें बताई थी, लेकिन इन्होंने मेंडल्स लॉ नहीं बताए थे। एक्चुअल में मेंडल्स लॉ जो 3 लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये किसके द्वारा फॉर्मुलेट किए गए थे, ये नाम एक्चुअली इन्हीं 3 साइंटिस्ट के द्वारा ये नाम सजेस्ट किए गए या इस तरह के रूल बनाए गए, जबकि इसकी फाइंडिंग या जो भी रिसर्च पेपर था वो किसने किया था, मेंडल ने पब्लिश किया था, और ये इस नाम से रिसर्च इन्होंने पब्लिश नहीं किया था, राइट, ठीक है। अब आप देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस होता क्या है, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाउन ऑफ जीन्स या फैक्टर या फिर एलील्स फ्रॉम वन प्रोजेनी टू द नेक्स्ट वन। यानी क्या हुआ, आपका कोई कैरेक्टर है, सपोज दैट प्लांट का भी हमने एग्जांपल लिया था, प्लांट की लेंथ, तो प्लांट की लेंथ ले लेते हैं या प्लांट की हाइट ले लेते हैं, तो उसमें उसको गवर्न करने के लिए आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में कोई भी कैरेक्टर होता है गवर्न, तो किसके द्वारा गवर्न होता है, एंजाइम के द्वारा, और उस एंजाइम को कोड कौन करता है, अल्टीमेटली कोई जीन ही करता है, ठीक है। तो वो कैरेक्टर हो सकता है सिंगल जीन द्वारा वो क्या किया कंट्रोल किया जा रहा, या हो सकता है एक से ज्यादा जीन्स द्वारा कंट्रोल किया जा रहा। तो यहां हम जो बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस सिंगल जीन का, यानी वो कैरेक्टर जो और सिर्फ एक जीन द्वारा क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, हम सिर्फ उसके इनहेरिटेंस के बारे में यहां पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या हो गया, कोई सिंगल जीन जो है किसी एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसका एक प्रोजेनी से दूसरे प्रोजेनी में किस तरह से जाता है, इसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या सिंगल जीन, इसको पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन जो कि सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, उसकी इनहेरिटेंस यानी एक प्रोजेनी से दूसरे प्रोजेनी में जाने के प्रोसेस को अगर हम स्टडी करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना पड़ता है। आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मैं एक बार फिर से बताता हूं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनो मतलब होता है सिंगल, हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, दो डिस्टेंट वेराइटी के बीच में क्या होता है, हम फर्टिलाइजेशन कराते हैं या फिर क्रॉस कराते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हम ऐसा हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं दो प्लांट के बीच में या दो वेराइटी के बीच में जो सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर में एक दूसरे से अलग हो, बाकी उसके अलावा सारे कैरेक्टर क्या हो, सेम हो। तो ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर को हम कंसीडर कर रहे हैं जो किसके द्वारा गवर्न किया जा रहा है, सिंगल जीन के द्वारा। तो यहां पे वर्ड हो गया मोनो। हाइब्रिड मतलब कि हो गया हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, दो डिस्टेंट वैरायटी या फिर दो वेराइटीज हो गई सेम
स्पीसीज की दो अलग अलग वेराइटी हो गई, जिसके बारे में हम क्या बीच में क्या करा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन या फिर क्या करा रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं या फिर क्या करा रहे हैं, क्रॉसिंग करा रहे हैं। इसलिए वर्ड हुआ, जीन से वर्ड आ गया मोनो और हाइब्रिडाइजेशन से वर्ड आ गया हाइब्रिड, तो क्या हो गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब आते हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। तो मेंडल ने क्या क्या काम किया था, तो क्या किया था मेंडल साहब ने, मेंडल यूज्ड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आपको मैंने बताया था कि जो आपके पी प्लांट होते हैं क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। तो अगर वो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन नहीं कराएंगे तो सेम प्लांट का या सेम प्लांट के फ्लावर का पॉलन होता है सेम प्लांट के फ्लावर पे शेड कर जाएगा। तो आपकी जीन में, चूंकि इसमें भी सातों कैरेक्टर वही होंगे, एक प्लांट में दो फ्लावर हैं या एक ही फ्लावर में दो चीजें हैं, तो उनमें जीन भी तो सेम होंगे, यानी कैरेक्टर भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो उसी का प्लांट का पॉलन उसी फ्लावर पे गिर जाए तो फिर हमारे अंदर कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा और हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि इसका प्रोसेस कैसे हो रहा है, एक प्रोजेनी से कैसे जा रहा है, क्योंकि स्टडी हमें कैसे करनी पड़ती है, पहला तो इनहेरिटेंस और वो हेरिडिटी भी करनी पड़ती है, दूसरा वेरिएशन करना पड़ता है स्टडी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया था, यानी ये प्लांट का पॉलन रहेगा दूसरे प्लांट के इस पे जाके शेड कराया जाएगा। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया था, मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स। मेंडल ने क्या किया था, चूंकि 7 कैरेक्टर थे, मैंने आपको बताया था, 7 कैरेक्टर आपको लिस्ट भी दिया था, लेकिन 7 कैरेक्टर में क्या थे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। जैसे हाइट ले लिया, हाइट में टॉल और ड्वार्फ 2 कैरेक्टर हो गए, यानी अगर हाइट वाली वेराइटी प्लांट की अगर हम कंसीडर करेंगे तो उसमें 2 वेराइटी आएंगी, एक की हाइट क्या होगी, लंबी होगी, दूसरे की हाइट क्या होगी, छोटी होगी या फिर ड्वार्फ होगा। फिर उसके बाद दूसरा कैरेक्टर लेंगे तो उसमें फिर 2 अल्टरनेटिव कैरेक्टर होंगे। जैसे फ्लावर कलर ले लिया तो फ्लावर कलर में एक प्लांट होगा पर्पल या फिर वॉयलेट वाला फ्लावर वाला, दूसरा क्या होगा, व्हाइट। तो इसी तरह से उन्होंने क्या किया था, चूंकि एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रखना था, इसलिए उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट को उन्होंने डेवलप किया था। किसके द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। जो मेंडल साहब ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट जो पाए थे वो कैसे पाए थे, तो क्या होगा, मेनी टाइम्स सेल्फिंग के द्वारा पाए थे, रिपीटेड सेल्फिंग के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा। These were similar in all character except any one। तो ये क्या बोला, जो 14 वेराइटीज थी सभी कैरेक्टर आपस में क्या थे, सिमिलर थे, सिर्फ और सिर्फ क्या था, किसी न किसी में कोई ना कोई एक कैरेक्टर में अलग होगा। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। आइए मेंडल द्वारा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करे गए थे उसके बारे में जानते हैं। तो आज हम आपको 2 एग्जांपल दिखाएंगे। जनरली बुक्स में किसी एक एग्जांपल के साथ समझा रहता है, तो मैं आपको 2 एग्जांपल दिखाएंगे। दोनों वैरायटी क्या होंगी, 6 कैरेक्टर में सेम होंगी। अगर किसी के पास स्टेम लेंथ बड़ा है तो सभी दूसरे में क्या, पेरेंट में भी बड़ा होगा। फिर क्या होगा, मान लीजिए फ्लावर कलर क्या है, पर्पल है, तो दूसरे में पर्पल होगा। सिर्फ एक और एक कैरेक्टर क्या होगा, हम अलग लेंगे। तो यहाँ पे हम जो अलग कैरेक्टर ले रहे हैं क्या है, प्लांट की हाइट। इसके अलावा जो 6 कैरेक्टर मैंने बताए थे सभी दोनों प्लांट मेल और फीमेल में क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे हम कैरेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं ब्रीडिंग के लिए या हाइब्रिडाइजेशन के लिए, कौन सा है, कलर ऑफ फ्लावर। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ फ्लावर कलर अलग होंगे, यानी एक प्लांट में क्या होगा, एक वेराइटी में फ्लावर पर्पल होगा, दूसरे वेराइटी में फ्लावर क्या होगा, व्हाइट होगा। इसके अलावा जो 6 कैरेक्टर है, स्टेम लेंथ तो दोनों में लॉन्ग होंगे तो लॉन्ग, अगर डॉर्फ है तो डॉर्फ, और फिर उसके बाद पॉड कलर अगर ग्रीन इसमें है तो ग्रीन इसमें भी होगा, येलो इसमें है तो ये येलो इसमें होगा। सीड का शेप क्या है, अगर इसमें राउंड है तो फीमेल में भी राउंड होगा। ठीक है, वही चीजें यहां पे रहेंगी। ठीक, फिर अब आते हैं पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, जिसमें हमने कैरेक्टर क्या लिया है, सेलेक्ट क्या किया है, स्टेम लेंथ, यानी 6 कैरेक्टर सेम रहेंगे। डिफरेंस क्या होगा दोनों वेराइटी में, सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ स्टेम का होगा। मेल अगर टाल है तो फीमेल क्या होगी, ड्वार्फ होगी, या अगर फीमेल टाल है तो मेल क्या होगा, ड्वार्फ होगा। मेल प्लांट कैसे बनाना है आपको मैंने बताया था, इमैस्कुलेशन करके। फीमेल प्लांट कैसे बनाते हैं, तो उसमें उसका ओवरी हटा देंगे, ठीक है, या फिर पिस्टिल हटा देंगे, राइट। तो इस तरह से बन जाएगा। तो आइए देखते हैं, आपकी चूंकि ट्रू लाइन है तो इसके जीन के दोनों एलील्स होंगे, यानी दोनों क्रोमोसोम होंगे सेल के अंदर, वो दोनों क्या होंगे, एक तरह के जीन रखे होंगे, या एलील्स जो होंगे सेम तरह के होंगे। यानी ये कैपिटल एलील है तो दूसरा एलील भी क्या होगा, कैपिटल टी ही होगा, स्मॉल टी नहीं होगा। इसी को बोलते हैं होमोजाइगस टॉल या होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो चूंकि यहाँ कौन सी किस कैरेक्टर के लिए जीन है, यहाँ पे टालनेस के लिए है, तो क्या हो जाएगा, होमोजाइगस, यानी दोनों सेम टाल, राइट। इसमें क्या हो जाएगा, होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है, तो ये जीन है।
तो इसके बीच में पहले क्या होगा, ये पेरेंट्स है यानी ट्रू लाइन है, ट्रू ब्रीडिंग है, तो ये क्या हो गया आपके पेरेंट्स हो गए। तो पेरेंट्स से जब क्रॉसिंग करेंगे तो क्या बनेगा, गैमेट्स। मेल प्लांट में क्या बनेगा, पोलन, और फीमेल प्लांट में कौन सा बनेगा, एग बनेगा, राइट। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे किसके बीच में फर्टिलाइजेशन हमेशा गैमेट्स के बारे में होता है, और मेल गैमेट्स क्या होता है, पोलन होता है प्लांट्स में, और फीमेल क्या होती है, एग होती है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से रखिएगा। तो यहां से बना पोलन, तो यहां पोलन जो बनेंगे उसमें सिर्फ एक ही तरह का जीन आएगा, कैपिटल टी। तो हम दो तरह से, हम आपको दो जीन था तो दोनों क्रोमोसोम के एक गैमेट में ये वाला गया, दूसरे गैमेट में ये वाला गया। उसी तरह इसके जो गैमेट बनेंगे तो एक में ये गया, दूसरे में ये गया, राइट। तो अब इसके बीच क्रॉस कैसे कराएंगे, इसका पहले इससे कराएंगे, फिर इसका इससे कराएंगे, इसमें लिखेंगे, फिर इसका किससे कराएंगे, इससे कराएंगे, इसमें लिखेंगे, फिर इसका इससे कराएंगे, इसमें लिखेंगे। तो देखिए टी का किससे कराया, स्मॉल टी इसमें आ गया, फिर इस टी का स्मॉल टी यहां आ गया, फिर इस टी का स्मॉल टी से यहां आ गया, फिर इस टी का इससे किया तो ये देखिए इसमें क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन बन रही है। यहां पे होमोजाइगस थे, मतलब दोनों एलील क्या थे, सेम थे। यहां पे क्या है, दोनों एलील सेम नहीं है। जब सेम नहीं होते हैं तो ऐसे के लिए टर्म क्या बोलते हैं हम, हेट्रोजाइगस। लेकिन कैरेक्टर क्या था, यहां टाल था, यहां क्या था, ड्वार्फ। यहां पे अब कैरेक्टर उन्होंने देखा, तो चूंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन बना है, फिर भी क्या हुआ, प्लांट की हाइट क्या थी या लेंथ क्या थी, टॉल थी। यानी प्लांट एक भी उनको ड्वार्फ में फर्स्ट यानी F1 में एक भी ड्वार्फ नहीं मिले। ये क्या है, पूरा बोर्ड बना हुआ क्या है, F1 प्रोजेनी। तो पहले सीड बना, इस सीड को इन्होंने क्या किया, दूसरे क्यारी में या प्लॉट में ग्रो किया, तो उसके द्वारा जो प्लांट्स बना, उसके द्वारा जो प्लांट बना उसकी उन्होंने हाइट को मेजर किया। तो हाइट पाया कि जो दोनों में से एक पेरेंट थे, टोटल हाइट क्या है, दोनों से में से एक पेरेंट के बराबर ही है, और दूसरे पेरेंट के बराबर किसी की हाइट नहीं है। तो किसके बराबर थी, टॉल वाले के बराबर थी। यानी सारे कैरेक्टर कैसे गए, टॉल की तरह। तो उन्होंने ये कहा कि जो F1 में इधर से भी कैरेक्टर आ रहा है और इधर से भी कैरेक्टर आ रहा है, फिर भी क्या हुआ, एक कैरेक्टर छुप जा रहा है और दूसरा कैरेक्टर क्या हो रहा है, वहां एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो जो कैरेक्टर छुप जा रहा है, ऐसे कैरेक्टर को मेंडल ने क्या बोला, क्या बोला, रिसेसिव कैरेक्टर। क्या बोला था, रिसेसिव कैरेक्टर। यहां पे रिसेसिव कैरेक्टर कौन हुआ, जो छुप गया। यहां पे छुपा कौन है, ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर छुप गया, यानी रिसेसिव कैरेक्टर कौन हो गया, ड्वार्फ। तो यहां पे आप क्या लिख लेंगे अपने नोट्स में, रिसेसिव, राइट। यहां पे क्या हुआ, प्रोजेनी में कौन सा कैरेक्टर उभर के आ रहा है या एक्सप्रेस हो रहा है, टॉलनेस वाला उभर के आ रहा है। तो कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट हुआ, वो आपका टॉलनेस। तो यानी क्या हो गया, ये हेट्रोजाइगस टॉल हो गए, राइट। अब ये देखिए प्रोजेनी F1 हो गए। अब फाइंडिंग क्या हुआ इन्होंने, ऑल प्लांट्स इन F1 वर टॉल। सभी प्लांट F1 में जो थे, F1 प्रोजेनी में, ये क्या थे, टॉल थे। और किस तरह के टॉल थे, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। तो ये क्या थे, हेट्रोजाइगस टॉल थे, राइट। फिर क्या किया इन्होंने, सेल्फिंग कराया। ये जो प्लांट आए, इनको प्रोजेनी आए, क्या किया इसमें, सेल्फिंग करा दिया। तो सेल्फिंग कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने 7 प्रोसीजर या कुछ बताए थे आपको। पहले क्या करेगा, प्लांट सेलेक्ट करेंगे, हमने इसको ले लिया और इसको ले लिया, ठीक है। इनको पेरेंट बना दिया। कहां गया आपका, ये चलिए, ये है, उसके गैमेट बना दिए, पेरेंट ये हो गया, दूसरा फीमेल ये हो गया। अब क्या किया, इसको मेल बनाना है तो इसका फीमेल पार्ट हटा देंगे फ्लावर में से। इसको क्या करना है, फीमेल बनाना है तो इसका मेल पार्ट से एंथर हटा देंगे, यानी इमेस्कुलेशन कर देंगे, राइट। उसके बाद क्या हुआ, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराएंगे ब्रश से, उसको डस्टिंग बोलते हैं। हमने डस्टिंग कराया, इसके पॉलिन को कहां डाल दिया, इस फीमेल प्लांट पे। डस्टिंग के बाद हमने छोड़ दिया, फिर सीड को सेट होने दिया। तो सीड जो सेट हुए, उस सीड को हमने क्या कहा, F1 सीड। किसके ऊपर रहेंगे, पेरेंट प्लांट के रहेंगे, ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो उस सीड को हमने क्या किया, क्यारी के अंदर बो दिया, ठीक है। F1 सीड जो प्राप्त हुए, सॉरी सेल्फिंग, F1 प्लांट्स के बारे बीच में सेल्फिंग कराने के बाद जो सीड मिलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, F2 प्रोजेनी। यहां पे हम F2 लिखना भूल गए, तो इसको हम लिख देंगे F2 प्रोजेनी। तो ये क्या हो गए, सारे आपके F2 प्रोजेनी हो गए। अब क्या करना है, F2 प्रोजेनी में जो हमें सीड प्राप्त हुए हैं, F1 प्लांट के ऊपर जो सीड मिलेंगे वो F2 रहेंगे। तो इस F2 सीड को हम क्या करेंगे, क्यारी में या प्लॉट में ले जाके शोइंग कर देंगे या फिर बो देंगे, और उसके प्लांट उगने का इंतजार करेंगे जब तक कि प्लांट मैच्योर ना हो जाए। प्लांट मैच्योर हो गया, अब उसकी हाइट हमने क्या कर ली, मेजर करी। तो मेजर करी तो उसके बाद उन्होंने देखा एक बहुत चौंकाने वाली चीज, यहां पे मेजर किया था तो सारे के सारे कैरेक्टर ड्वार्फ, सॉरी एक पेरेंट से मिल रहे थे। लेकिन इसमें जो प्लांट्स मिले, कुछ के कैरेक्टर क्या है, अपने इसके जैसे मिल रहे थे,
और कुछ के कैरेक्टर किससे मिल रहे थे, इसके तरह मिल रहे थे, ठीक है। जबकि यहां पे हमने क्या लिया था, सभी प्लांट क्या लिया था, टॉल लिया था। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी ये भी टॉल हुआ हेटेरोजाइगस, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल हुआ हेटेरोजाइगस। लेकिन हमने यहाँ पे प्लांट टॉल लिए थे, लेकिन हमें प्लांट दो तरह के मिले, टॉल भी मिले और ड्वार्फ भी मिले। तो इससे मतलब मेंडल ने ये समझा, इसके बाद मेंडल ने फाइंडिंग क्या करी, चलिए वो बताते हैं आपको अभी। तो ये आपका प्रोजेनी F2 हो गई। तो इसमें रेशियो क्या हुआ, टॉल प्लांट कितने थे इसमें, जिसमें कैपिटल टी हो जाएंगे सभी टॉल होंगे। एक प्लांट टॉल हो गया, दो टॉल हो गया, तीन टॉल हो गया, और ड्वार्फ कौन सा हो गया, ये। तो इसमें टॉल इस टू ड्वार्फ का रेशियो क्या था, 3:1। अब दूसरे कैरेक्टर के बारे में आते हैं। दूसरा कैरेक्टर इन्होंने क्या सिलेक्ट किया था, फ्लावर कलर। फ्लावर में क्या होगा, एक वॉयलेट होगा, दूसरा क्या होगा, व्हाइट होगा। तो ये मेल ले लिया, तो गैमेट्स ये बन गए, इनके गैमेट्स ये बने, क्रॉस हुआ। तो सभी प्लांट F1 प्रोजेनी में, ये जो F1 प्रोजेनी है सभी क्या थे, ऑल विथ वायलेट फ्लावर, सभी फ्लावर्स क्या थे, वायलेट थे। अब उसको हमने सेल्फिंग करा दी। तो सेल्फिंग किसके बीच में कराएंगे, F1 प्रोजेनी के बीच में। यानी जो इसके प्लांट होंगे, इसको सीड को क्या किया, ग्रो किया, ग्रो करने के बाद उसमें क्या किया, वही वाला प्रोसेस इमैस्कुलेशन किया, और एक में एग वाला वो गाइनोशियम या पिस्टिल हटा दिया, ठीक है। सेल्फिंग किया तो क्या किया, वायलेट फ्लावर लिया, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन थे। तो क्या हुआ, जो इन्होंने गैमेट्स कैसे बनेंगे, दो तरह के, कैपिटल भी स्मॉल भी, इधर भी कैपिटल भी स्मॉल भी। जब इनका क्रॉसिंग हो गया तो उस पर जो सीड सेट हुए, उस सीड को हमने क्या किया, ग्रो किया, यानी F2 सीड को ग्रो किया, तो उससे हमारे प्लांट निकले। प्लांट में अब क्या आएगा, फ्लावर। उस फ्लावर को हम जब ऑब्जर्व मेंडल ने किया तो क्या किया, जो फ्लावर्स की संख्या थी वायलेट भी थी और क्या थी, व्हाइट भी थी, ठीक है। तो व्हाइट और येलो का जो उन्होंने रेशियो निकाला, तो वायलेट कितने थे, 3 फ्लावर्स थे रेशियो में, और व्हाइट कितने थे, 1 था। यानी यहां भी रेशियो वही मिला जो वहां इस कैरेक्टर मिला। इसी तरह इन्होंने क्या किया, अदर 5 कैरेक्टर जो बच गए थे उनके लिए भी सेम तरह के क्रॉस इन्होंने परफॉर्म किया। पहले क्या किया, क्रॉस कराया दो वैरायटी के बीच में, उसके बाद F1 मिलने के बाद उसके बीच सेल्फिंग कराई। तो उन्होंने देखा कि हर में उस सेम पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रेशियो क्या आ रहा है, 3:1। 3 किसका रेशियो था, डोमिनेंट कैरेक्टर का था, और 1 किसका रेशियो था, जो रिसेसिव कैरेक्टर था, ठीक है। तो इसके कारण मेंडल ने कुछ फाइंडिंग पाई। आइए उस फाइंडिंग के बारे में जानते हैं। आइए, अब आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था, अभी हमने 2 कैरेक्टर लिए थे। पहला क्या लिया था, स्टेम हाइट लिया था, तो उसमें स्टेम हाइट में 2 वेरिएशन क्या थे, टॉल और ड्वार्फ। दूसरा हमने कैरेक्टर क्या लिया था, फ्लावर कलर लिया था, उसमें 2 वेरिएशन या 2 वेराइटीज क्या थे, पहला था वॉयलेट कलर फ्लावर, दूसरा क्या था आपका व्हाइट कलर फ्लावर, ठीक है। तो आपने क्रॉस देखा था, आपने F1 में रेशियो देखा था। तो F1 में क्या था, ड्वार्फ वाला या रिसेसिव कैरेक्टर एक भी नहीं आ रहा था, सारे के सारे किस में आ रहे थे, डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहे थे। जबकि F2 में देखा था आपने, क्या हुआ, डोमिनेंट कैरेक्टर भी आ रहे थे और रिसेसिव भी कैरेक्टर भी आ रहे थे। और किस रेशियो में आ रहे थे, 3:1 रेशियो में आ रहे थे। यानी 3 डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहे थे और एक रिसेसिव कैरेक्टर आ रहे थे। तो यही सारी एनालिसिस करने के बाद मेंडल साहब ने जब सारी सीड देखी, प्लांट ग्रो किए, फ्लावर देखे, स्टेम हाइट, स्टेम लेंथ देखी या हाइट देखी, फ्लावर का पोजीशन देखा, पॉड कलर देखा, सीड कलर देखा, शीट शेप देखा, तो ये सारी चीजें देखने के बाद जब 7 कैरेक्टर के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया और सभी फाइंडिंग उन्होंने, कई जनरेशन था, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, यानी F1, F2, F3 और भी प्राप्त की होगी, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो इसलिए जनरली F1 और F2 के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो हमने जब 2 जनरेशन देख लिया, F1, F2, और किस क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो मेंडल ने क्या किया, कुछ जनरलाइज कंक्लूजन निकाले थे। आइए उन कंक्लूजन को हम देखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखते हैं कंक्लूजन क्या था। पहला क्या था, इन F1 ओनली 1 कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड। तो मेंडल ने देखा था, तो जब 2 वेराइटी के बारे में, 2 वेराइटीज को जो कि क्या है, सेम, सभी कैरेक्टर में सेम हो एक्सेप्ट 1 कैरेक्टर को अगर क्रॉस कराया जाता है तो F1 जो मिलता है, तो F1 में जो भी प्रोजेनी हो रही है उसका रिजेंबलनेस या फिर मिलता जुलता है, उसका किससे मिलता है, किसी एक पेरेंट से मिलता है। 2 पेरेंट आपने लिए थे, तो जो उसके F1 में प्रोजेनी मिली, उनका जो कैरेक्टर है किससे मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट से मिल रहा है, दूसरे पेरेंट से नहीं मिल रहा है। तो जिस पेरेंट से उनका कैरेक्टर मिल रहा था और दूसरा कैरेक्टर क्या हो रहा था, छुप रहा था, एक कैरेक्टर मिल गया और दूसरा क्या हुआ, दब गया। तो जो दब गया उसको बोल दिया रिसेसिव कैरेक्टर, और जो उन्होंने कैरेक्टर मिल गया फर्स्ट F1 में, उसको क्या बोल दिया, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो यहां से आपका डोमिनेंट कैरेक्टर का कंक्लूजन आया, ठीक है। यानी जो F1 में दिख रहा है उसको क्या बोल दिया, डोमिनेंट कैरेक्टर। फिर क्या हुआ, F1 कैरेक्टर रिसेंबल्स विथ एनी वन ऑफ देयर पेरेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। फिर क्या हुआ, F2 में जब F1 प्लांट की सेल्फिंग करी गई, उसके बाद आपको क्या मिला था, ये मिला था ना आपको,
टी मिला था, फिर टी मिला था, फिर टी मिला था, और फिर स्मॉल टी, यही तो आपको मिला था, राइट। तो ये मिला था तो F2 में, तो उन्होंने क्या देखिया, डोमिनेंट वर्सेज रिसेसिव का रेशियो क्या था, 3:1। वो चाहे स्टेम लेंथ के लिए आप देख लीजिए, एग्जांपल में मैंने बताया था पिछली स्लाइड में, या फिर आप फ्लावर कलर के लिए देखिए। तो जो कलर एक्सप्रेस हो रहा था F1 में, उसी को हमने क्या बोला, डोमिनेंट। और F2 में जब गए तो डोमिनेंट कलर देखा, या फिर डोमिनेंट हाइट देखा, या डोमिनेंट कैरेक्टर देखा, तो डोमिनेंट कैरेक्टर F2 में क्या थे, 3 थे, और रिसेसिव कैरेक्टर क्या थे, किस रेशियो में थे, 1। तो वही बोल रहा है, इन F2 डोमिनेंट रिसेसिव का रेशियो क्या था, 3:1, यानी 3 डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट मिल रहे थे, तो चौथा प्लांट क्या मिल रहा था आपका, रिसेसिव। मान लीजिए 400 सीड है, तो 400 सीड में 3:1 रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 क्या हो जाएगा, प्लांट सीड को ग्रो करेंगे, तो 400 प्लांट जो ग्रो करेंगे कौन से, 300 कैरेक्टर, 400 प्लांट में 300 प्लांट जो होंगे किस कैरेक्टर वाले होंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले, जबकि 100 प्लांट किस कैरेक्टर वाले होंगे, रिसेसिव। इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3:1, क्योंकि 300 डिवाइडेड बाई 100, तो रेशियो क्या आ गया, 3:1, राइट। तो ये हुआ। फिर क्या हुआ, देयर वर नो ब्लेंडिंग या मिक्सिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स कर देना, ठीक है। तो क्या बोला था इन्होंने, देयर वर नो ब्लेंडिंग और मिक्सिंग ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट इज एलील्स। जो एलील्स थे या फैक्टर, इन्होंने क्या, एलील्स तो अभी वर्ड यूज किया गया, उसमें फैक्टर थे। तो जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के फैक्टर थे या जीन थे, वो साथ में F1 में रहने के बाद भी F2 में क्या हुए, अलग हो गए। इसका मतलब कि F1 में दोनों जीन साथ में रहे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, या कैपिटल वी स्मॉल वी, दोनों साथ काफी समय रहने के बाद भी उनमें आपस में कोई भी मिक्सेस नहीं हुआ या मिक्सिंग नहीं हुई। या ऐसे कह सकते हैं कि जो दो फैक्टर थे, दो कैरेक्टर के लिए F1 में दोनों आपस में साथ रहे, एक क्या हुआ, एक्सप्रेस किया यानी डोमिनेंट हो गया, दूसरा क्या हुआ, छुप गया यानी रिसेसिव रहा। तो दोनों छुप जाने के बाद भी, एक छुप जाने और एक एक्सप्रेस होने के बाद भी, चूंकि दोनों साथ साथ रहे, F2 में क्या हुआ, दोनों कैरेक्टर क्या हो गए, वापस आपस में अलग हो गए। इसका मतलब जो हम फैक्टर जिस पार्टिकुलर कैरेक्टर को गवर्न कर रहा था, वो फैक्टर गैमीट फॉर्मेशन के समय क्या हुआ, अलग अलग हो गए। यानी एक फैक्टर एक गैमीट में गया, दूसरा फैक्टर किस में चला गया, दूसरे गैमीट में, जिसके कारण क्या हुआ, दोनों कैरेक्टर का अलग अलग होना संभव हो पाया, ठीक है। तो ये जनरल प्रिंसिपल जो दिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3, इन्हीं तीनों पॉइंट को मिला के उन्होंने बोला था लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक्चुअली उन्होंने नहीं बोला था, ये जो रीडिस्कवरर थे, इन्हीं तीनों कंक्लूजन को मिला के उन्होंने क्या बोला, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या हो गया, F1 में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा, फिर क्या हो गया, F1 कैरेक्टर किसी एक पेरेंट से मिलेगा, फिर क्या होगा, F1 को क्रॉस कराएंगे तो F2 में क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। इसी को बोला गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमिट्स क्या हुआ, तो चूंकि F1 में सारे कैरेक्टर या फैक्टर या जीन एक्स या एलील एक ही सेल्स के अंदर थे, लेकिन जब F2 प्लांट बन रहा था तो क्या हुआ, वो अलग अलग फैक्टर थे या अलग अलग जीन्स थे या अलग अलग एलील्स थे, वो क्या हुआ, अलग अलग गैमिट्स में क्या हो गए, ट्रांसफर होके चले गए, जिसके कारण क्या हुआ, गैमिट्स का क्या हुआ, सेग्रीगेशन हो गया या सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमिट। यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हुआ था, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो मेंडल ने 2 रूल दिए थे, या यूं कह लीजिए मेंडल के रीडिस्कवरर ने 2 रूल दिए थे। पहला रूल या लॉ क्या था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो है आप जो 3 लॉ पढ़ते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें से 2 लॉ किसके द्वारा निकले गए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा ही प्राप्त हो गए थे। जबकि तीसरा जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, वो आप जब डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो उसमें निकल के वो लॉ आएगा। तो ये तीनों पॉइंट से क्या निकल के आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और ये चौथे पॉइंट से क्या निकल के आया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमिट्स या सेपरेशन ऑफ जीन्स या सेपरेशन ऑफ एलील्स, राइट, ये आ गया, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया। अब चूंकि ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, तो हम जो डाई हाइब्रिड क्रॉस और मेंडल का जो इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का थर्ड लॉ जो है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है, वो हम क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मेरे लेक्चर को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और कोशिश करिए कि इसको आगे शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें, ताकि और भी जो लोग हैं, जो जिनके पास एक्सेस नहीं हो रहा है, नहीं पहुंच रहा है, वो भी इससे क्या हो, लाभान्वित हो, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।